अस्सलाम वालेकुम जी। आज ये कानूनदान इंसाफ कैंप और कोटिंग द लॉ के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने मौजूद हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ई कोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर बात करने के लिए पहले मैं तारुफ करवा दूं कि हम लोग हैं कौन कौन। मैं सलमान अहमद हूं और मेरे साथ मौजूद है अनुषा शायगन। शी इज़ दी Vice President of Quoting the Law. She has LLM in technology and media laws, so expert in the field. और साथ मौजूद हैं मिस्टर तैमूर मलिक। ही इज़ पार्टनर इन वन द लीडिंग लॉ फर्म्स इंटरनेशनली और उसके साथ इनका प्रैक्टिस का भी एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली। और साथ साथ ही इज़ द फाउंडर ऑफ मल्टीपल law and justice initiatives in Pakistan such as Quoting the Law, Muhtasib .pk और इंसाफ कैंप। आज जो ये सेशन है, ये सेशन करने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि इस निज़ाम को समझा जाए कि डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट्स का अगर हम नाम लेते हैं तो डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट से मुराद क्या है और ई कोर्ट सिस्टम जो है ये होता क्या है, किस तरह से चलता है, इसको किस तरह से दुनिया इस निज़ाम को कैसे अडॉप्ट किया है और अब भी ये दुनिया में किस स्टेज पे है और हम कंपैरेटिवली किस स्टेज पे हैं और अगर हम इसकी तरफ जाना चाहें तो किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं इस निज़ाम के साथ। फिर इस निज़ाम के साथ जुड़ी हुई कुछ जो मिसकंसेप्शंस हैं या कुछ जो लोगों के ख़यालात हैं, सवालात हैं इस निज़ाम के बारे में मौजूद, उन सवालात को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने लास्ट वीक एक सर्वे क्रिएट किया था जिसमें हमने ऑल ओवर द पाकिस्तान वकला ने उसमें अपने व्यूज़ दिए थे कि उनके क्या इसके बारे में एतराज़ात हो सकते हैं या किस तरह से वो इस निज़ाम को देखते हैं, कितना ये ज़रूरी है या इसको लेके क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके बारे में भी अनुषा हैज़ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ओवर दोज, तो उस पे भी बात करेंगे। तो पहले हम इब्तिदा करते हैं कि ये है क्या, निज़ाम है क्या? बेसिकली ई कोर्टिंग का अगर हम नाम लेते हैं तो ई कोर्ट्स होती क्या हैं, किस तरह से चलती हैं? सो शुड आई स्टार्ट और आप में से कोई उसमें शुरू करना चाहेगा? Taimur, you want to start? जी देखिए, थैंक यू वेरी मच सलमान, पहले ये आइडिया के ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। आपने जिस तरह शुरू में कहा कि मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल काम भी करता हूँ और कुछ पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनल हब हालात ये हैं कि यूएई में तो बहुत ज़्यादा, बट और भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी, जो कि एक ज़माने में जिनका कानूनी निज़ाम हमारे से बहुत पीछे था, वो आज इस तरफ चल पड़े हैं ऑलरेडी। सो यूएई में तो हम जिस तरह आगे चल के इस पे बात कर लेंगे, ऑलरेडी एग्जांपल्स हैं कम्प्लीटली ई कोर्ट स्टाइल रन कोर्ट्स की। उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल उनका कोर्ट सिस्टम है उसमें भी काफ़ी ऑटोमेशन आ चुकी है और ई फाइलिंग और उस ई नोटिस वगैरह की सहूलियात मौजूद हैं। सो जो अब करंट कोविड की सिचुएशन है, ये सारी लॉकडाउन वाली, लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग की, उस नज़रिए में आज जिस तरह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जो कोविड से रिलेटेड सो मोटो केस चल रहा है उसमें भी आप शॉर्ट ऑर्डर देखें तो कई अफराद जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है उस केस के अंदर। सो हमने भी अडॉप्ट चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं जो कि एक ई कोर्ट के निज़ाम की तरफ जा रही हैं। सो पहली चीज़ तो ये है कि कोई वजह नहीं है हम में से किसी को इससे घबराने की। ये एक हकीकत है, ये हमारे सामने आएगी और हमें देखना ये है कि इसके रियलिटीज़ क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और इंडीड चैलेंजेस क्या हैं, बोथ फॉर द बार एंड द बेंच एज वेल एज द लिटिगेंट्स। सो ये तभी ये चीज़ चल के आगे जा सकती है। आई थिंक हम आज इसलिए यहाँ बैठे हैं कि हम पिछले कई सालों से एक किस्म की लीगल लिटरेसी एटलीस्ट और muhtasib.pk की शक्ल में कुछ हद तक एक्सेस टू जस्टिस इलेक्ट्रॉनिकली करने की कोशिशें करते रहे, बट इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और बहुत बातें और इसमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक ई कोर्ट्स के निज़ाम के कई पहलू होंगे, वो पूरा कोई एक दिन इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा, उसके कई स्टेप्स होंगे, प्रोसेसेस होंगे और उसी हिसाब से हम सब उसके साथ एडजस्ट करेंगे।
बाकी जो आपने सर्वे का जिक्र किया, आई एम श्योर हम उसकी आगे चल के बात करेंगे, और उसके जो अभी तक रिस्पॉन्सेज आए हैं पूरे पाकिस्तान से कि उसका एनालिसिस भी क्या है। अनुषा, आप कुछ ऐड करेंगे? Salman, thank you so much for having us, and thank you for putting together the survey. उसके जो सारे questions थे, they were very well researched and they really pinpointed and highlighted जो के challenges या concerns हो सकती हैं लोगों की, तो उसके हम responses discuss करेंगे. उससे पहले I just want to give like a brief overview. देखें जो हमारा judicial system है, as much as anyone thinks it looks rotten from the outside, but from the inside it's a very well oiled machine. हर पुर्जा जो हमारे court system का या judicial system का हिस्सा है, हर शख्स और हर process सबको पता है कि उनका क्या काम है. So ये एक चीज बड़े सालों से चलती आ रही है, और जो कोर्ट के अपने स्टाफ हैं उनके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक चलती आ रही है, बट विद चेंजिंग टाइम्स, विद यंग पीपल कमिंग इन, विद more inclusivity that's required, e-courts जो है वो inevitable है. ये एक reality है जिसको हम ignore नहीं कर सकते. Just to sort of from a legal technology point of view, सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि you see there are systems और models होते हैं different चीजों के, जो एक access to justice का बहुत हमने नाम सुना हुआ है. अब courts का जो main मकसद है वो या जो गोल है वो तो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस ही है अल्टीमेटली. लेकिन अगर हम ई कोर्ट्स को पर्टिकुलरली इफ फ्रॉम अ लीगल टेक्नोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो ई कोर्ट सिस्टम है वो डायरेक्टली एक्सेस टू जस्टिस के अंडर फॉल नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेस टू कोर्ट के अंडर फॉल करता है. इसका मतलब ये है कि द सिस्टम और द प्रोसेस इज नॉट मेड इन द सेंस कि वो क्लाइंट को या किसी सिटीजन को जहन में रख के बनाया गया है. ई कोर्ट सिस्टम के जो 4-5 उसके कैटेगरीज हैं, वो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं कि कोर्ट की कॉस्ट कम हो जाए, वहां पे डिलेज कम हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो जाए, प्रोसेस स्मूथ हो जाए, और जजेस का जो बैकलॉग है केसेस का वो कम हो जाए. अल्टीमेटली उसका गोल तो यही है कि जस्टिस विल बी स्पीडियर एंड लेस कॉस्टली. लेकिन from a purely legal tech point of view, e-court does not fall under access to justice, it falls under access to court essentially. और अब तो ये उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया क्योंकि we have a pandemic situation which requires physical distancing. अब जो सर्वे हमने पुट आउट किया था वहां पे बहुत सारे लोगों के हमने जब रिस्पॉन्सेज पढ़े तो उससे यही मालूम हुआ कि लोग यही समझ रहे हैं कि सिटीजन डायरेक्ट जज से राब्ता करेगा ई कोर्ट सिस्टम के थ्रू. Now, this is, I think, a misconception. This is not like consumer courts where people can just bring their own cases and present it themselves. या ये कोई एम्बेसी की तरह की एप्लीकेशंस नहीं है कि आप अपनी मर्जी से बगैर एजेंट के आप कागज अपने इकट्ठे करो, आप एप्लीकेशन बनाओ और जमा करा दो और उनकी डिसीजन का वेट करें. Because the e-court system is different from embassies because it also involves a hearing. अब एम्बेसी का जो प्रोसेस है वहां पे हेयरिंग नहीं होती, ई कोर्ट सिस्टम में हेयरिंग भी होती है. ठीक है, जज ने बैठना है, आपका केस सुनना है, एनालाइज करनी है विटनेस स्टेटमेंट्स या एविडेंस, और इसके लिए जरूरी है कि आपका एजेंट यानी कि आपका लॉयर वहां पे मौजूद हो. इसलिए जो लोगों का ये ख्याल है कि हम लॉयर्स को या लीगल प्रोफेशन को बाईपास करके डायरेक्ट कोर्ट से राब्ता कर रहे हैं, ये चीज नहीं है ई कोर्ट्स में. लॉयर्स और क्लाइंट्स के बीच में देयर विल बी अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप देयर ऑफ कोर्स, एंड देन द लॉयर्स विल बी टेकिंग द केस फॉरवर्ड टू द कोर्ट्स. अब वो कोर्ट्स में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग आ गई है वो ई कोर्ट्स के लिए वहां पे जरूरी है. और बस एक और चीज इसमें छोटी सी और ऐड करनी है कि लोगों को ये भी थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करने की जरूरत है कि देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. अब प्लेटफॉर्म तो कोई भी हो सकता है, जैसे फेसबुक है या कोई वेबसाइट है या कोई ऐप है. ई फाइलिंग के लिए लोग किसी वेबसाइट में जाके अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं या बाय कुरियर भेज सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड मीडियम्स. नाउ लीगल टेक्नोलॉजीज आर डिफरेंट. टेक्नोलॉजीज होती हैं जैसे ब्लॉकचेन हो गई, वो थोड़ी सी एडवांस में चली जाती हैं. जैसे QR कोड्स हो गए, जैसे व्हाट्सएप पे सीन लिखा आ जाता है, यू नो, इफ समबडी हैज रिसीव्ड अ मैसेज, तो दीज आर वो इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी होती है. तो
मेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी, वो हर फीचर के अंदर देखने की जरूरत है कि कौन सी टेक्नोलॉजी को किस प्लेटफॉर्म के साथ मैच किया जाए। और वहां पे आई फील लाइक वोटिंग लॉ इज इन अ यूनिक पोजिशन टू analyze these things because we have been working at the intersection of law and technology. तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एटलीस्ट कि अगर किसी की कंसर्न है कि जी नोटिस किस तरह भेजा जाए, तो अगर खाली कोई टेक्नोलॉजी कंपनी से किसी को अगर आप कहेंगे तो वो कहेगा आप ईमेल कर दें, बट देन द लॉयर विल हैव टू टेल कि नहीं खाली ईमेल नहीं की जा सकती, वी हैव टू रिसीव a receiving signature as well, we have to mark the time and date also कि कब रिसीव हुआ है। तो हम इस इंटरसेक्शन पे बड़े सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए आई थिंक we're in a unique position to identify which platform can be matched with which technology under the e-court system itself. So ये लोगों को थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है based on the responses that we've received. सलमान, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछ, हाँ नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जस्ट टू bring something into context. आप जब ये प्लान कर रहे थे सेशन, आपको मेरे अलावा कितने लोगों ने और ये कहा था टीम में या अदरवाइज कि आप कोई ट्रायल लॉयर या कोई प्योर हार्डकोर लिटिगेशन लॉयर इस सेशन में रखे? मैं फिर बताऊंगा कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आपसे। ट्रायल लॉयर के बारे में जो डिस्कशन थी वो तो इस पे हुई बात, और दरमियान में कुछ टीम के लोगों ने सजेस्ट भी किया, जैसे ने भी कहा इसके बारे में भी लोगों के बारे में कुछ इस ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, तो उनको भी उसमें ऐड करना चाहिए या कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो अल्टीमेट फिर बात आ रही थी कि आप उसको जरा एक्सप्लेन कर दें कि क्या आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ वो इसलिए ये आपको आई वाज पुटिंग यू ऑन द स्पॉट क्योंकि बिल्कुल आपने मुझे जिस तरह कहा कि अगले सेशंस होंगे जिसमें क्रिमिनल लॉ स्पेशलिस्ट या जो सिविल ट्रायल कोर्ट का इस वक्त एक्टिवली काम करते हैं या बाकी उनके साथ आप सेशंस करेंगे। मैं इसमें एक बात ये करना चाहता हूँ, हमारे साथ एक बहुत बड़ा अलमिया जो हमारे लीगल प्रोफेशन के साथ है और जिसमें आप ज़्यादातर लोगों के यंगस्टर्स के माइंड आप शुरू में ही इस मिस इन्फॉर्मेशन से पोल्यूट कर देते हैं। ऑल्दो मैंने तो ठीक है सिविल कोर्ट से वही फेन रोड से वकालत शुरू की हुई है, सो उसमें कोई नहीं है, आप भी यही कर रहे हो अभी। लेकिन बात यह है कि हमारे कई जो यंगस्टर्स अब निकलते हैं वो लीगल रिसर्च की तरफ भी जाना चाहते हैं, कई जो हैं वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं। सो ये एक तासुर जो जाता है ना कि जी जुडिशियल सिस्टम या ई कोर्ट्स या रिफॉर्म के बारे में बात सिर्फ वही कर सकता है जो सारा दिन 10 घंटे कोर्ट्स में इंतजार करता है जज का अपनी बारी आने का। तो आई थिंक ये तासुर गलत है और इस चीज को भी ठीक करना जरूरी है। अमेरिका में वो एक यूनिवर्सिटी का लॉ प्रोफेसर सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। आपकी पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी आर्बिट्रेशंस होती हैं उसमें एकेडमिक्स या बहुत लिमिटेड एक्चुअल ट्रायल एक्सपीरियंस वाले आर्बिट्रेटर्स मल्टी बिलियन डॉलर आर्बिट्रेशंस के ऊपर फैसले लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में आप लोगों को इस एहसास में ना ले आए, खासतौर पे यंगर ग्रुप को, कि जी नहीं आप अगर सारा दिन आप बार में नहीं है, आप बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि सिविल कोर्ट में किस तरह काम चल रहा है, तो आज नहीं देख रहे हैं तो आप इसके ऊपर बात ना करें। आई थिंक सारे पाकिस्तान में 1.5 लाख वकील हैं। इसी को सर बिल्कुल आप बिल्कुल तो इसी को मजीद डाइसेक्ट करने के लिए कि ये निज़ाम जो है ये होता कैसे है, तो इसको अगर हम मजीद देखें तो अगर हम इसको मेजरली 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो बड़ा बेहतरीन तरीके से हम एक एक जो स्टेज है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कभी भी कोई केस शुरू होना होता है तो उसकी पहली जो बुनियाद है वो फाइलिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो उसकी बुनियाद उसी के लिए निज़ाम आ जाता है ई फाइलिंग का। तो ई फाइलिंग का निज़ाम चलेगा कैसे, ई फाइलिंग होगी क्या। अच्छा, ये जो सारी बात है इसमें एक चीज़ जो पहले एक्सप्लेन करने वाली है वो ये है कि इस सारे निज़ाम को डिस्कस करने का या इस निज़ाम को लेके आने का कभी भी ये मकसद नहीं है कि कोई जैसे माशाल्लाह लग जाता है कि एक निज़ाम एकदम से ख़त्म और दूसरा निज़ाम आ जाता है, तो इस तरह से नहीं है। ये एक ट्रांजिशन का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये चेंज आती है कि आप जो नई ऑप्शन है वो ऐड करते हैं कि ऑलरेडी जो निज़ाम है आपके पास वो मौजूद रहे और उसके साथ एक ई फाइलिंग का निज़ाम जो है वो आपके पास ऑप्शन आ जाए। तो उस ऑप्शन को लोग जब अवेल
करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग, जैसे कि अगर मैं या बहुत सारे दीगर वकील जो हैं वो मुख्तलिफ ऐसी पोजीशंस में बैठे हैं कि उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करूँगा उधर जाके रजिस्ट्री में और फाइलिंग का प्रोसेस और वो सारे निज़ाम में से गुजरने में, और वही अगर मेरे पास ऑप्शन आ जाए कि मैं अपने दफ्तर में बैठ के वो सारा काम कर सकता हूँ, तो शायद मैं और मेरे जैसे बहुत सारे और वकील जो हैं उसको एज प्रेफरेंस देखेंगे और वो निज़ाम अडॉप्ट कर लेंगे। सो ये एक स्टेप आ गया कि ई फाइलिंग की एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी, एक एडिशनल चीज़ आपके पास आ गई कि कि इलेक्ट्रॉनिकली अपने चेंबर में बैठ के आप उसको फाइल कर सकें। हाँ, उसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा, निज़ाम होगा, उसके ऊपर भी आगे बात करते हैं कि दुनिया में ई फाइलिंग के लिए कौन-कौन से निज़ाम चल रहे हैं ऑलरेडी, और इसको सिक्योर या इसके बारे में जो लोगों के सवालात हैं वो किस किस्म के हैं, तो उस पे भी ज़रा हाईलाइट कर दें सर। मैं लेकिन सलमान इसमें सिर्फ एक बात ये करूंगा कि अब ई फाइलिंग से तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए ना थियोरेटिकली, जी। बिकॉज सबका टाइम बचेगा। प्रैक्टिकली एक अभी चीज अभी भी है एतराज। नहीं, और चीजें सिस्टम में जाएंगी, रिकॉर्ड जलेगा नहीं, रिकॉर्ड रूम जब जल जाते हैं, ठीक है, सो सारी चीजें जी। सिक्योर होंगी। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे लोग जो हैं अब हमारे इर्द गिर्द हर तरफ ही पाकिस्तान में वो हर चीज का ना कोई तोड़ निकालना होता है। मतलब वो जुडिशरी से शुरू होके चपरासी तक, कि अगर आपने ओरल फैसला सुनाया है तो कल को आपका मूड चेंज हुआ है तो आप बदल दें रिटन ऑर्डर आने से पहले। इसी तरह कागज आपने कुछ फाइल कर दिया है तो उसमें आपने कोई मिसिंग चीज चली गई है या गलत कुछ हुआ है उस वक्त, तो फिर आप जाके रजिस्ट्री ऑफ आप जाके निकाल के कागज, नया कागज डाल के आप फाइलिंग अपनी कंप्लीट कर लें, राइट। सो ई फाइलिंग से और ऑटोमेशन से, इसीलिए कहते हैं अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो यहाँ पे वो जिन्होंने 2 नंबर खांचे लगाने हैं ना, उनका काम थोड़ा सा रुकना शुरू हो जाता है, तो इसलिए भी एक हेजिटेशन आती है। सो लेकिन मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी नहीं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एक ट्रांसपेरेंट साफ सुथरा निजाम चाहती है, ठीक है। Overwhelming, it was the survey that we put out, it was almost 90%. सो इसलिए हमें उनकी बात करनी है, उनका देखना है। और अगर कोई डिट्रैक्टर्स हैं ई फाइलिंग सिस्टम टाइप चीज के, तो उनसे पूछें कि भाई इसमें आपका मफाद क्या है, मतलब आप क्यों चाहते हैं कि ये ना हो। ओवर टू यू अनुषे। जी, सो ई फाइलिंग के यही कुछ लोगों ने कंसर्न्स रेज की थी कि एक तो द पीपल हु आर हेल्पिंग यू, जैसे मैंने कहा एजेंट्स जो आते हैं या मिडिल मैन जिनको कह सकते हैं, नॉट नेसेसरली लॉयर्स बट अदर पीपल जो फोटो कॉपीज करके दे रहे हैं, जो स्कैन करके दे रहे हैं, दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस एसेंशियली। अब देयर इज लाइक 2-3 जो फोटो कॉपियर अगर वो हाई कोर्ट में है वर्सेस द 1.5 लाख लॉयर्स दैट वी हैव, अब किसकी आपके ख्याल में जॉब्स द गवर्नमेंट विल प्रेफर प्रोटेक्टिंग, 1.5 लाख लॉयर्स की या 3 फोटो कॉपियर्स की? अब उन 3 फोटो कॉपियर्स का भी यही इसमें अनुषे एक बात आती है ना, हल यही है कि दे कैन अपग्रेड देयर मशीन्स, दे कैन रीस्किल, वी विल स्टिल नीड पीपल टू सुपरवाइज। जी, एग्जैक्टली कि वहीं पे लोग ये होंगे कि अगर फोटोकॉपियर चाहिए तो वहीं पे स्कैन करने वाला बंदा चाहिए होगा, तो इसीलिए स्कैन मतलब करने के लिए ऐसे नहीं चाहिए, देयर होगा इज ऑलवेज somebody needed to guide people on how to go about it. एम्बेसीज में देखें, एग्जैक्टली सबसे क्लोजेस्ट लोगों को एम्बेसीज वाला प्रोसेस ही समझ आएगा। एम्बेसीज में भी जब आप जाते हैं आपको गाइड करने वाला होता है, ये कागज पूरे होने चाहिए, फिर हम जाके आपका वो फाइल करेंगे। एक और इसमें चीज जो आती है, नाउ अ लॉट ऑफ बिग एम्बेसीज लाइक द यूएस एम्बेसी स्पेशली या यूके, दे डोंट अलाउ फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कोई चीज अपलोड कर रहे हैं तो देयर इज अ गुड चांस कि कोई वायरस, नॉट कोरोना वायरस बट लाइक अ कंप्यूटर वायरस ना कोई भेज दे उनके सिस्टम में, जिससे उनकी एम्बेसी का सिस्टम पूरा हैक हो जाए। तो ये एक ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी इज अ कंसर्न। जो गवर्नमेंट जो भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंट करेगी ई कोर्ट सिस्टम के लिए, दे विल ऑब्वियसली मेक श्योर दैट द सिस्टम रिमेन्स एज सिक्योर एज पॉसिबल, कोई डेटा लीक्स ना हो वहाँ पे, इट्स यूजर फ्रेंडली फॉर पीपल टू ऑपरेट। और दूसरा यही है कि हर लॉयर या हर वो इस तरह भी नहीं है कि जहां भी आप बैठे हैं वहां से बैठ के आप हर चीज अपलोड कर दें। ऑब्वियसली यू विल बी गिवन अ पिन नंबर, obviously you will have to pay for things online as well, जिस तरह कोर्ट फीस होती हैं।
तो ये जो फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिस तरह पेमेंट गेटवेज हैं, ये भी ऑब्वियसली ऑनलाइन जा सकते हैं आप, इजी पैसा की तरह की जिस तरह की चीजें हैं वहां से आप पे कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट एंड आई थिंक इट्स अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी में देखा जाए कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए और साइबर सिक्योरिटी आ जाए और स्टोरेज के जो इश्यूज हैं कि हमने कोई लार्ज फाइल्स भेजनी हो या इतनी स्पेस होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आई थिंक जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट जब इम्प्लीमेंट करेगी तो दे विल, आई एम श्योर दे विल इंश्योर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बिल्कुल. सो इसके साथ मजीद एक चीज़ आ जाती है कि लोगों का ये जो मिसट्रस्ट है ये क्यों है, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? जैसे तैमूर साहब ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट वजह जो है एक ख़ास जो ग्रुप है उनके हवाले से बड़ी हाईलाइट की कि ये जो लोग मैनिपुलेट करना चाहते होते हैं सिस्टम का, उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है और चूँकि इससे ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें इज़ाफ़ा होगा. So is it the mistrust of technology or the fear of redundancy? So this is a big question कि लोगों को ये क्यों लगता है कि वो शायद ये जो निज़ाम है इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएँगे, इसके साथ चल नहीं पाएँगे, या उनको ये लगता है कि अगर ये निज़ाम आ जाएगा तो उससे वो कोई इर्रेलेवेंट हो जाएँगे और लोग उनको उस तरह से साथ नहीं लेके चल रहे होंगे. So इसके बारे में भी बात करते हुए हमारे पास ये जुडिशियल मैं एकेडमी है कि जो जजेस हैं कि बहुत सारे लोग इसके बारे में ये बात करते हैं ना कि हम इर्रेलेवेंट हो जाएँगे कि मुझे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं आता, बहुत सारे दीगर लोग हैं उनको इस तरह की चीज़ों का नहीं पता. तो हमारे पास जुडिशियल एकेडमी है कि एक ट्रांज़िशन जब गुज़रनी है, दौरान जो जजेस के डिफरेंट बैचेस हैं उनको ट्रेन किया जा सकता है कि वो इस तमाम जो टेक्नोलॉजी है इसको समझ सकें और इसका पूरा जो रोल है उसको एक्सरसाइज करना वो जानते हो. इसी तरह से जुडिशियल जो पंजाब बार काउंसिल है उसमें अभी हमारे पास एक्सीलेंस सेंटर एक बन रहा है. एक्सीलेंस सेंटर का मकसद जो ओरिजिनली है वो तो ये है कि जो नए आने वाले वकला हैं उनकी ट्रेनिंग करना, ठीक है. लेकिन जब वो एक फोरम बन रहा है तो उसके लिए ज़रूरी ये थोड़ी है कि उसको सिर्फ़ नए जो वकला आ रहे हैं, जो इनकमिंग लॉयर्स हैं, सिर्फ़ उन्हीं तक महदूद रखा जाए. उसमें जो हर किस्म के चाहे बुज़ुर्ग वकला हों, सीनियर वकला हों, सबको उस टेक्नोलॉजी के हवाले से ट्रेन किया जा सकता है. इसमें कोई इस तरह का मामला नहीं है कि ये चीज़ है कि ये इम्पॉसिबल है. दुनिया ने हमारे सामने इम्प्लीमेंट किया. पूरी दुनिया में यही वाले सारे कंसर्न्स थे जो आज हम सारी बातें कर रहे हैं, चाहे उनसे 25 साल बाद कर रहे हैं, ठीक है? तमाम में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस होके इसके सारे सॉल्यूशंस जो है वो दुनिया निकाल चुकी हुई है और दुनिया आगे बढ़ चुकी हुई है. अभी तक उन्हीं मसाइल को डिस्कस करने पे है. सो मैं इसमें सलमान ये ऐड सो करूँगा कि देखें मेरे वालिद साहब और फादर इन लॉ दोनों 60s में हैं, मेरे मामू 80s में हैं, तो जी, सब वकील हैं. सो वो तो कंप्यूटर नहीं यूज़ जी, करते हैं यार, ठीक है, बियॉन्ड बेसिक जी. बिल्कुल, ईमेल परहैप्स, ठीक है. तो वो और कामयाब वकील हैं, तो वो कैसे काम चला रहे हैं. अभी भी आप कोर्ट्स के अंदर कोई कागज से तो नहीं लिख के हाथ से तो नहीं जमा करा देते चीज़, ठीक है. सो बिल्कुल, कंपोजिंग होती है, दफ्तर में कोई करता है, ठीक है. सब दफ्तरों में हर जगह के ऊपर हर किसी के पास अपना स्टाफ नहीं होगा उन चीज़ों के लिए. लेकिन जिस तरह पहले अनुषा ने बात की कि अभी आपके फोटोकॉपियर की दुकानें हैं, कल को उन्हीं के पास कंप्यूटर मशीन लग जाएगी. आप जाके जहाँ से कंपोजिंग कराते हैं अभी भी, वही फिर आपको स्कैन करके फाइल भी करके देंगे, राइट. आपको शायद एक यूएसबी के ऊपर उसका रिकॉर्ड भी दे देंगे. सो ये तो सोचना गलत है कि जी कोई इसके लिए कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हर किसी को पहले दिन चाहिए होगा. मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी ना सिर्फ बड़ों में बल्कि यंगस्टर्स में भी या 10, 20, 15 साल के एक्सपीरियंस वाले भी कई वकीलों में वो खुद कंप्यूटर नहीं शायद यूज कर रहे और वो इसी तरह की सर्विसेज पे रिलाय करें. तो जो ई फाइलिंग की हद तक हम बिल्कुल, बात करेंगे वो भी इसी तरह होगा, राइट. सो तो ये तो एक चीज हो गई जहां तक फाइलिंग की हद की बात है. दूसरा ये एक बात आती है कि अगर हम इससे आगे लेके चलें ई फाइलिंग से, तो जहां तक ई हेयरिंग की बात है, तो अगर पूरी हेयरिंग जी, भी इलेक्ट्रॉनिकली ना हो, तो जिस तरह मैंने आज के केस का एग्जांपल दी सुप्रीम कोर्ट के,
आप सोचें कि आप कितनी बचत कर सकते हैं सरकार के पैसों की, लिटिगेंट्स के पैसों की, वकला के टाइम और पैसों की, के बजाय आप एक केस की हेयरिंग के लिए एक रात पहले आप लाहौर से इस्लामाबाद जाएं या कराची से इस्लामाबाद, और फिर आप अगले दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने कोर्ट के आगे खड़े होना है, फिर आप चाय पी के कैफेटेरिया में आप फिर वापस आ जाएं। तो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे कोर्ट इनिशियल स्टेप्स में आप कोर्ट की ही रेलिवेंट अपने शहर की रजिस्ट्री में जाएं, वहां से सामने अपने टाइम पे खड़े हों, 10 मिनट में फारिग हों, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट और गपशप लगाएं और फिर अपने बाकी काम करें। सो ये चीजें शुरू हो गई, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अच्छा, इसमें भी मसला क्या आता है, मुझे क्या लगता है कि देखें, लोग अभी मेरे जैसे थोड़े से सीनियर लोग जो है ना, हमारे साथ भी वो, अगर कभी गलती से हम कोर्ट चले जाएं तो 10-15-7 लोग जूनियर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। सो लेकिन कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो खासतौर पे एपेलेट और बेलों का काम करते हैं, और इस तरह उनका एक तरीके कार है। मैं ये तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा शायद कल्चरल तरीका है, लेकिन वो तरीके कार है कि वो कोर्ट में जाते हैं तो उनके साथ 20 वकील उनके जूनियर एंटर होते हैं, उनमें से कई इंटर्न्स होंगे जो भी, और वो एक फॉरेन जज के ऊपर एक इम्प्रेशन आता है, या दूसरे वकील के पता नहीं बहुत बड़ा वकील आ गया कोई, और उसके लिए जगह बनेगी, उसको टाइम मिलेगा, बात वही 2-4 मिनट की होगी, शायद उससे 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इशू ये है कि जब आप ई हियरिंग करेंगे तो भाई किसी जज को क्या पता कि ये एक्स है, वाई है कि जेड है, राइट? और इसके साथ 20 लोग कैमरे के पीछे देख रहे हैं या क्या हो रहा है, तो वो आपकी जो चौधराहट है ना, थोड़ी सी हमारी वकीलों की, मैं ये कह रहा हूँ, वो भी खत्म होती है, राइट? सो ये रियलिटीज हैं, मतलब वी नीड टू डिस्कस देम कि ये हमारे कुछ कल्चरल इश्यूज हैं जिसकी वजह से एक होता है। बट मैं ये कहूंगा कि हमारा कुछ का नुकसान हो सकता है, बट जूनियर लॉयर्स के लिए बहुत अच्छी चीज होगी अगर इस तरह होगा, बिकॉज उनका इस चक्रों में बहुत टाइम तैमूर साहब, उसी को ऐड करते हुए आपकी बात के ऊपर कि अल्टीमेट जो चीज़ जो चेहरा शनासी के ऊपर, और बहुत बड़े वकील या नामवर वकील और मेरे जैसा कोई छोटा वकील जो उसकी जो बात आती है उसके ऊपर बात आती है, वो आती है रिलीफ के ऊपर कि बहुत सारे जो रिलीफ हैं वो चेहरे देख के मिलना या चेहरे को वेटेज दिए जाना। तो ऑन स्क्रीन भी अगर वो नाम नज़र आ रहा है, वो चेहरा नज़र आ रहा है, तो आई एम श्योर कि वो रिलीफ तो अल्टीमेटली वहीं पे होंगे। एक वो आपने जो बात हाईलाइट की वो वाला एलिमेंट ज़रूर होगा, लेकिन उन वकला को ये भी मेरे ख्याल में देखना चाहिए कि उनके चेहरे की जो एक इम्पोर्टेंस है वो वहीं पे रहेगी। और ये पूरी दुनिया में चेंज नहीं हो सकता। देखें, यूके में कहते हैं कि वेस्प और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग जो हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट 70-80% ऑफ द हायर जुडिशरी। सो ये हमारे मुल्क के मसले नहीं है, ये सारी दुनिया में इसी तरह है। लॉ हैज बीन अ प्रोफेशन ऑफ द एलीट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसकी कई वजूहात हैं। हमारे मुल्क में भी कानून अंग्रेजी में, और आपने ज्यादा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या आपकी तारीफ हो सकती है कि अगर आपकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी हो, चाहे आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से अच्छा पढ़ा हो, लेकिन आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो एक जिसकी बेसिक एजुकेशन ठीक नहीं, वो एक डिसएडवांटेज पे जरूर आ जाते हैं। सो इधर ठीक है, आपकी बात की रिलीफ मिलेगी, लेकिन एक और मैं इसमें चीज कहूंगा, हमारे कई वकला और जज साहिबान भी कई दफा बहुत बहुत बदतमीजी कर जाते हैं हियरिंग्स के दौरान, और इसकी वजह से लोग डरते भी हैं कोर्ट्स में जाना या अपीयरेंसेस करना। जब ये इलेक्ट्रॉनिक होगा, रिकॉर्डिंग होगी, तो ये बैलेंस और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों तरफ चलेगी। ये कोई खाली वकीलों का नुकसान या फायदा नहीं होने जा रहा, ये बार और बेंच दोनों के दरमियान ये एक रिस्पेक्ट वाली चीज ज्यादा आएगी। बिकॉज कल को ये नहीं कहते जी मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने ये नहीं कहा था, राइट, मुझे मिस कोट किया जा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। सो आप ये देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट और हर चीज बेहतर होगी। तैमूर साहब, इसी के ऊपर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि लास्ट ईयर मुझे बहुत क्लियरली याद है कि एक मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल राहील कामरान शेख साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जो प्रोसीडिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की खास तौर पे, और उन्होंने एक लिमिटेड बात की है अभी कि खास तौर पे जो फंडामेंटल राइट्स के जो केसेस हैं 184(3) के तहत जब सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करे, तो वो तमाम जो केसेस हैं उनको वेबकास्ट किया जाए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर, या उनकी जो रिकॉर्ड की जाए बेसिकली। तो उस पे भी जो उन्होंने आर्गू किया वो यही था असल में कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी।
एक तो आप जो कॉम्पिटेंस जो है लोगों की वो भी सामने आएगी, दूसरे नंबर पे लोगों को एक चेक मिल जाएगा कि ये अपने जो बिहेवियर्स हैं उनको कंट्रोल में रखना, कि किस तरह से बात करनी है, एक कोर्ट रूम का डेकोरम जो है उसको किस तरह से मेंटेन करके रखना। उम्मीद है कि राहिल कामरान शेख एक दिन खुद जज बनेंगे और हम उनको ये सब चीज़ें याद भी कराएंगे। बट वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि ठीक है, एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं लेकिन अपनी सोच रखते हैं, और उन्होंने ये और लीगल एजुकेशन कमेटी वगैरह में बहुत अच्छी बातें रेज की हैं। और ये बिल्कुल रेलेवेंट पॉइंट है। ये देखें, वही बात होती है कि ये भी कहा जाता है कि जूनियर साथ इसलिए जाते हैं कि उनकी लर्निंग भी हो जाए। सो ये अनुषा और मैं शायद पहले बात कर रहे थे, तो शी वाज सेइंग के लर्निंग तो बल्कि ज़्यादा लोगों की हो जाएगी जब लाइव टेलीकास्ट होंगी, और सारे पाकिस्तान के लॉ स्टूडेंट्स और जूनियर लॉयर देख सकेंगे कि उनके फेवरेट लॉयर्स और जजेस वो किस तरह एक कोर्ट सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। सो हमारा भी सबका फायदा होगा, राइट? सो ये ज़रूरी है। उसमें ऑब्वियसली इनिशियली होगा सब कुछ, सारी कोर्ट हियरिंग्स तो नहीं फॉरेन पब्लिसाइज या टेलीवाइज हो सकती। दूसरा, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि हमारे आधे मीडिया चैनल बंद हो जाएंगे, बिकॉज वो कोर्ट न्यूज़ पे चलते हैं, और जब लाइव प्रोसीडिंग्स हम डायरेक्ट देख सकेंगे कोर्ट टीवी के ऊपर, तो वो भी एक चैलेंज आएगा। बट आई फील कि दैट्स द वे टू गो। ये बात सिर्फ ये है कि कब होगा, होना तो है ये सब कुछ एक दिन। अच्छा, सॉरी, आप में से कोई अगर ये सवाल का जवाब दे दे। एक किसी ने हमारे उस पर कमेंट किया हुआ है कि जी एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द आईज ऑफ द लॉ सर, आई टोटली डिसएग्री विद यू, दिस इज योर प्रिजम्पशन। सो मेरे ख्याल में अगर आप सलमान या मेरी बात कर रहे थे तो बिल्कुल सब हैं इक्वल बिफोर द आईज ऑफ द लॉ, लेकिन जो रियलिटी है उसको भी एक्सेप्ट कर लें। एक वकील 1 करोड़ रुपए लेता है एक पेशी पे जाने की, और एक 10,000 लेता है, तो कोई वजह है उस फर्क की? अगर खासतौर पे एक फैक्ट्स ऑफ द केस या लीगल आर्गुमेंट्स जो हैं उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अनुषा, आप? शुरू में जो रिडंडेंसी वाला पॉइंट रेज किया था एंड द डिस्कशन दैट फॉलोड, उसमें सिर्फ मैं यही ऐड करना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द एम्स ऑफ द कोटिंग द लॉ प्लेटफॉर्म एज वेल। अब मसला हमारा, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि लॉयर्स आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज देमसेल्व्स। तो हमारे लिए स्पेस बहुत श्रिंक पहले ही वो हो चुकी हुई है कि हम किस तरह लोगों को बताएं कि जी हम एक्सपर्ट हैं इस चीज में, या हमें इस सब्जेक्ट के बारे में आता है। तो द होल पॉइंट ऑफ पब्लिशिंग आर्टिकल्स विद द ऑथर बायोज एंड ट्राइंग टू हाईलाइट देम इन अ वे वाज टू केटर टू दिस फैक्ट कि लॉयर्स को जितना हद तक हम हो सके, या एटलीस्ट सिटीजन्स को तो पता चले कि अगर उनका इससे मिलता जुलता कोई मसला है तो इस तरह के लॉयर्स मौजूद हैं जिनसे वो राब्ता कर सकते हैं। सो ये एक बहुत इशू है कि जब स्पेसेस श्रिंक हो जाती हैं, फिजिकल स्पेसेस या ऑनलाइन स्पेसेस, तो फिर लॉयर्स जाएं तो कहाँ जाएं? if they feel like they're not getting enough air time, if they're not being seen enough or visible enough at networking events या bar councils, या इलेक्शंस में वो ज्यादा कैंपेनिंग में या कैनवसिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, तो किस तरह उनका नाम आगे आएगा और कैसे लोग जानेंगे? तो वो आई डोंट थिंक द ई कोर्ट सिस्टम इज गोइंग टू गेट रिड ऑफ दैट। ऑब्वियसली जब हेयरिंग हो रही है, सो फाइलिंग के बाद नोटिस और वो सारा कुछ के बाद हेयरिंग भी आनी है। हेयरिंग के वक्त लॉयर्स ने केस प्रेजेंट करना है। जो जजमेंट अनाउंस होनी है, जो जजमेंट ऑन रिकॉर्ड आनी है, जो पब्लिश होनी है चीजें, उसमें भी लॉयर्स का ही नाम आना है। एंड it's not going to make a difference to their publicity or their clout or their visibility. I think it would actually increase, like Taimur said, कि और बल्कि ये किसी की कंसर्न आई थी कि जो हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखने जाते हैं वहां से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो अगर ई हेयरिंग पे चली जाएगी बात तो हम किस तरह जाके देखेंगे? तो उसका आंसर यही है कि अगर पार्टीज की कंसेंट से रिकॉर्ड हो जाए प्रोसीडिंग्स, तो it would actually be disseminated more in law schools and bar councils, and more people can actually learn from it. तो visibility और वो जो किसी की स्पेस है वो तो कम नहीं होगी, वो तो इससे बल्कि आई थिंक इट विल इंक्रीज tenfold or like at least multiple times. So that shouldn't be a concern. Redundancy as far as technical skills is concerned,
देखें हम इस वक्त 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजरे, अब तो बल्कि 5th भी आने वाली है। तो every time an industrial revolution takes place, there are always people who are negatively or adversely affected by it in terms of their employment. अब वो लोग सब कुछ बंद करके तो नहीं बैठ सकते, they will obviously have to upskill and reskill. तो जो यंग लॉयर्स हैं उनको तो कॉलेजेस में ही ये चीज वहीं से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो थोड़े से सीनियर लॉयर्स हैं वो ऑब्वियसली आई थिंक देयर इन अ गुड पोजीशन टू डेलीगेट वर्क। जहां तक जजेस की बात है, उन्होंने भी इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, क्लर्कशिप प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। दे हैव सो मेनी यंग पीपल हु आर वेरी टेक savvy, who are assisting the courts in legal research and managing all these things. So wo upskilling, reskilling, retraining, capacity building, whatever the buzzwords you want to use, so that is very important and that is inevitable. वो तो करनी ही पड़ेगी. So that is something that we can't deny. That's going to happen. जो नहीं करेगा वो unfortunately पीछे रह जाएंगे. सलमान, आप मुझे ये बताएं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यंगर लॉयर्स, चलिए आप अपनी बात भी कर लें, बट उसके साथ ये बताएं कि आपको क्या फीडबैक मिलता है इन टर्म्स ऑफ द यंगर लॉयर्स या लॉ स्टूडेंट्स जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कि उनकी क्या परसेप्शन और व्यू है इस सारी चीज के बारे में? जी, एक तो एक बहुत बड़ी जो मिसकंसेप्शन है ना लोगों की सर, ख़ासतौर पे यंगर लॉट की, और वो आपने पहले भी बात थोड़ी सी मिलती-जुलती की उससे, लेकिन उसको मैं मज़ीद पे एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि लोगों के ज़हनों में एक मिसकंसेप्शन है कि वुकला, ये जो नौजवान वुकला है मेरे जैसे, कि हम कोर्ट्स जाएँगे तो वहाँ से हमें केसेस मिलेंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम कोर्ट्स जाएँगे, वहाँ पे अपीयर होंगे, हमें कोई देखेगा तो वहाँ से हमें केसेस मिलेंगे। उसका अल्टरनेटिव, जैसे अनुषा ने बताया, कि बहुत बड़ा और बहुत वाइडर स्कोप पे वो मौजूद है कि अगर अगर इस तरह के मज़ीद जो मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे अगर टेक सेवी होने की बात की जाए तो मुख्तलिफ़ जो वेबसाइट्स हैं उनके साथ नौजवानों में से तो मेरे ख़्याल में कोई भी ऐसा वकील, या पिछले कोई 10 साल में अगर कहा जाए जो पास आउट हुए हैं, तो उनमें से कोई भी ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनको कोई वेबसाइट ऑपरेट करने में मसला हो, या जिनको मेरी तरह ये स्क्रीन के सामने बैठ के किसी से बात करने में मसला हो। ख़ास तौर पे ये पिछले कुछ टाइम से, जब से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉलिंग ज़्यादा हुई है, तो ये वाली चीज़ें तो ऑलरेडी चली गई हैं। ये वाले मामलात हैं। दूसरा, जो केसेस मिलने का, केसेस नहीं मिलते उस तरह से अनलेस कि आप एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में। आप अपनी एक्सपर्टीज़ कैसे बिल्ड करते हैं, आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आपने उसमें काम अच्छा किया, किसी ने आपके आर्गुमेंट सुने हैं, किसी ने आपकी बात सुनी है, तो आपकी जो दीगर जो नेटवर्किंग होती है, उनसे आपके पास केसेस आते हैं। कोर्ट रूम में या कोर्ट्स में बैठ के वहाँ पे नेटवर्किंग करने से केसेस नहीं मिलते। दूसरी जो बात अनुष कर रही थी डिसेमिनेट करने वाली, तो मैंने जो अपना पहला लॉ स्कूल में मूट कोर्ट करना था, तो 1990 के जो केसेस यूएस में रिकॉर्ड हुए हैं, उनके ट्रायल जो हुए हैं, उनकी जो वीडियोस हैं वो आज भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, और आई एम श्योर कि तब वो टेलीकास्ट भी या कुछ वेबकास्ट वगैरह भी हुई थी। तो जैसे ओजे सिम्पसन वाला केस था, तो उसमें एक वकील थे बड़े नामवर, उनका मैं वैसे भी पढ़ रहा था कुछ चीज़ें, तो उनमें मुझे पता चला कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे, टिफली बेली। तो उनकी मैंने उसमें से बहुत सारी वीडियोस निकाल के देखी, तो वो ही वाज वेरी इंप्रेसिव। तो उस मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि इस तरह के सवालात करने में इस तरह। So हमारे पाकिस्तानी लॉयर्स भी बहुत अच्छे हैं, उनसे भी I सीखा learned from a lot of different cases as well, लेकिन just to say O.J. Simpson because the people would know that case बड़ा पॉपुलर। ठीक है सलमान, मैं इसमें तैमूर साहब, आपका जो सवाल था उसी की तरफ आता। जी जी प्लीज। जी सर। सो मैं इसमें देखिए मजीद ये करूंगा, जो आपने कुछ दोनों ने बातें की हैं उसमें एक तो जो ट्रेनिंग की बात है, मैं फॉर एग्जांपल यूके में एज फॉरेन रजिस्टर्ड लॉयर हूँ, दुबई में दुबई कोर्ट्स के डिपार्टमेंट के साथ और DIFC के साथ, और आप यकीन करें वहाँ पे अभी भी 16 घंटे एनुअल कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज करने की रिक्वायरमेंट है।
राइट। सो ये आपकी लर्निंग किसी वक्त नहीं रुकती। सो जिधर जिधर आपको अपना जिस जुरिसडिक्शन में लाइसेंस एक्टिव रखना है वहां पे आपको कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान में हम अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं आए। हमें शायद प्रोसीजर वगैरह वो तो सब कराने की जरूरत है ही, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड और इस तरह की फिर चीजों के ऊपर ट्रेनिंग और कोर्स कराने होंगे। और उसमें अगेन ईगो सामने रखने की जरूरत नहीं है। आप दुबई या यूके में ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज अटेंड करने जाएं तो वहां पे आपको फर्म्स के सीनियर मैनेजिंग पार्टनर विद वाइट हेयर भी बैठे हुए नजर आएंगे, बिकॉज उन्होंने कोर्स तो करने हैं कोई अपने पॉइंट्स पूरे करने के लिए। सो आई थिंक वो एक कल्चरल चेंज इवेंचुअली जरूरी होगा। दूसरा उसके साथ ये बात है कि हम देखें हमारे क्यों ये एक एडवांटेज थोड़ा सा होता है बैरिस्टर्स को, या कहा जाता है कि जैसे बारट लॉ किया है, कई लोग समझते हैं कि कोई उसका इतना फायदा नहीं है, मैंने किया हुआ है। मेरे ख्याल में फायदा जो है वो ये है कि आपको वो 1 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है कि आपने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, ओपिनियन राइटिंग कैसे करनी है, आपने विटनेस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, आपने क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करनी है। ये आप सब चीजें प्रैक्टिस करते हैं, कैमरे के सामने भी आपकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आपको फीडबैक मिलता है उन चीजों के ऊपर। सो हमारे पास एकेडमिक लर्निंग और एग्जाम वाला प्रोसेस तो मौजूद है, पाकिस्तान में ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाली चीज मिसिंग है। सो आई थिंक वो जो किसी ने सवाल भी पूछा, वो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है साथ साथ, उसके लिए एम्फेसिस इस चीज पे जरूरी होगा। अब देखिए कोविड के जमाने में ये भी आ रहा है कि क्या 4 साल की यूनिवर्सिटी जरूरी है कि लोग इतना टाइम और पैसे लगाएं, या 11 साल की स्कूल एजुकेशन जरूरी है कि ये चीजें छोटे टाइम में भी हो सकती हैं। सो लाइफ स्किल्स सीखनी शायद ज्यादा जरूरी है, हमें बेसिक काम करने कहीं नहीं आते, राइट। सो तो इसलिए इधर भी यही जरूरी है कि आप लॉ के कोर्सेज को भी री एग्जामिन करें, रिविजिट करें कि कैसे हो रहे हैं, और इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के एलिमेंट डालने पड़ेंगे हमें। सो ये एक साहब ने क्वेश्चन ये बल्कि कमेंट किया है, एंड शायद वैलिड कमेंट, कि आप रिफॉर्म की अगले बात कर रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म का क्या होगा। लेकिन जुडिशरी तो जो आपकी है सो अभी इस वक्त है, आप क्या करेंगे उन जजेस के साथ, वो परमानेंट जजेस हैं सारे, और उनमें से कई ज्यादा बहुत कोशिश कर रहे हैं टू कीप इम्प्रूविंग। जिस तरह ये टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया और हर चीज की वजह से अब हर किसी के ऊपर स्क्रूटनी ज्यादा है। सो हम भी ये खुल के बात कर सकते हैं, वी एंजॉय दैट फ्रीडम। सो आई थिंक उसमें हमें, आपने जुडिशियल एकेडमीज का जिक्र किया, जुडिशियल एकेडमीज भी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि शायद हमारी आम आवाम को नहीं पता कि पाकिस्तान में जुडिशियल एकेडमीज एग्जिस्ट करती हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी खास तौर पे है सारी, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं। इनफैक्ट लॉयर्स की बिल्कुल नहीं होती हैं, कोई उस तरह रिक्वायरमेंट नहीं है, जजेस की होती हैं। और उनको आप सबने, हम सब ने उधर लेक्चर्स दिए हुए हैं इवन ऑन टॉपिक्स लाइक साइबर क्राइम्स एंड इंटरनेशनल लॉ एंड व्हाट नॉट। तो वो चीजें हो रही हैं, उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो इसी तरह जब ये सब कुछ डिजिटाइज होगा, रिकॉर्ड होंगी चीजें, ई फाइलिंग होंगी, तो जिस तरह हम लॉयर्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई छोटी सी परसेंटेज मैनिपुलेट करती है, इस अभी के सिस्टम का फायदा उठाती है, इसी तरह हमारी शायद जुडिशरी भी करती हो, राइट। सो वो सब चीजें खुद ब खुद एक रिफॉर्म इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आएगा, दोनों तरफ, बार एंड बेंच के लिए, और उसका फायदा होगा लिटिगेंट को और वकीलों को भी। जिस चीज में आप पूरा दिन जाया करते हैं वो आप आधे घंटे या घंटे में करेंगे, फिर बाकी टाइम आप कुछ और करेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी काम है वकीलों के लिए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में बहुत कॉमन नहीं है अभी। सो आई थिंक मैं तो बहुत फायदे देखता हूँ। हर्डल्स हैं बिल्कुल, ये तो कोई बात कोई कह ही नहीं रहा कि हर्डल्स नहीं है, लेकिन उनको ओवरकम किया जा सकता है एक स्टेप वाइज प्रोसेस के साथ। और ये फैसले इवेंचुअली ना वकीलों ने करने हैं, ना किसी और ने करने हैं। हमारे यहाँ ई कोर्ट वाला सिस्टम तो हमारी जुडिशरी ने लेके आना है, ना ये हुकूमत का फैसला, ना इमरान खान का फैसला है। मतलब वो इमरान खान कल कह दे कि जी कल से ई कोर्ट बन जाएंगे, अगर आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ना चाहें और वो अपने प्रोसेस ना लेके आए, तो इसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। सो आई थिंक ये भी एक आवाम को समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ ये स्ट्रक्चर है कैसे। I think there's also a misconception कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी का नाम आता है लोग कहते हैं पता नहीं क्या उनको करना पड़ जाएगा। So the e-court system हमें as lawyers और as citizens and as clients or litigants
it's not very difficult for us to operate the system. जो वो बनाएंगे, they will make the platform, they will add the features, they will make sure that every feature has its own accountability, they will make this combination of platforms and technologies. हमने सिर्फ उसको as a user इस्तेमाल करना है. I don't think it's going to be very difficult. We all know how to upload a document, we all know how to hit send, we all know how to add our personal details. जो हमने फॉर्म भी पुट आउट किया था, it was filled out by people from very 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 remote areas. कुछ ऐसी cities का नाम थे जो मैंने पहले कभी सुने भी नहीं है. So very very small towns, वहाँ से लोगों ने fill किए हैं. It was I think our form was maybe more complicated with multiple choice questions and all of that. The e-court system is not going to be so complicated. वो कोर्ट ने बनाना है, कोर्ट ने उसकी टेक्निकल वो फीचर सारे वो देखने हैं. So I don't think we have to be very concerned about it. हमें इन चीजों से कंसर्न होना चाहिए कि नोटिसेस जो हैं लॉ में अभी भी आई थिंक द लॉ अलाउज के ढोल बजा के आप नोटिस दे सकते हैं, तो वो तो एक्चुअली चेंज होंगी इस तरह ई नोटिसेस वगैरह से चीजें. सो I think it's going to be a very streamlined process. और e-court system itself it's like अगर आप legal technology में आप different चीजें देखो तो e-court system तो it's the least technical, least controversial thing that is like heavily reliant on e-hearings only. और e-hearings तो वैसे ही शुरू हो चुकी हैं. अभी सबसे recent I think DG खान में उन्होंने e-hearing शुरू कर दी है after the Supreme Court and Lahore High Court और सारे. तो अब cities are also trying to adapt to the system. बिल्कुल. ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जैसे लाहौर में एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने पिछले दिनों एक बेल पिटीशन जो है वो उस पे आर्गूमेंट सुने और बाकायदा तौर पे उसको उस पर एडजुडिकेट किया. तो एक वहाँ पे हुआ. फिर उसके बाद इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पे एक नोटिफिकेशन के थ्रू आर्गूमेंट करने की इजाज़त दी गई थ्रू दीज फॉर्म्स के जूम के ज़रिए या इस तरह से. तो इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पे ये हो रहे हैं. लेकिन अब चीज़ ये है कि एक ऑर्गेनाइज्ड जो है वो निज़ाम पूरा लेके आया जाए, जो कि एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद हो. कि ये नहीं है कि एक कोर्ट अगर कर सकती है तो दूसरी ना कर रही हो, तीसरी ना कर रही हो. एक वकला जो है उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है प्रॉपर तरीके से. इसी तरह जजेस के पास बाकायदा तौर पे वो हो, और जो लिटिगेंट्स हैं उनके भी मेरे ख्याल में एक तो एफिशिएंसी इससे बढ़ेगी. दूसरे नंबर पे जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ से मैंने जाना है अपने ऑफिस से उठ के, तो I'd use my car, वहाँ पे जाके मैं दोबारा वापस आऊँगा, मतलब और दीगर काम करूँगा. तो उससे एक एक्सपेंस बढ़ेगा, जो कि मेरा एक्सपेंस नहीं अल्टीमेटली बढ़ रहा, वो क्लाइंट का बढ़ रहा है, लिटिगेंट का बढ़ रहा है. तो वो जो क्लाइंट का बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट तबाह हो रही है. हाँ, जो जितनी पैसे आप फोटोकॉपीज पे लगाएंगे, जितना आप पोल्यूशन फैलाएंगे, और जितना फिर उसी टाइम में अगर आपको 4 और क्लाइंट्स मिल सकते हैं तो व्हाई वुड यू नॉट स्ट्रीमलाइन योर ओन प्रोसेस एंड योर ओन लाइफ. बेसिकली वो जितना टाइम आप वहां चाहेंगे, आपको 4 और क्लाइंट्स उसमें आप सर्व कर सकते हैं. अच्छा, दो तीन बड़े अच्छे सवाल कमेंट्स में लोगों ने कहे, इफ यू अलाउ मी टू आंसर दोस. देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है पाकिस्तान का, इंसाफ की फराहमी और बर वक्त टाइमली, एफिशिएंट और इनएक्सपेंसिव प्रोविजन ऑफ जस्टिस. सो बात ये है कि हम उसी चीज की बात करें. ये डिजिटाइज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो उसमें बहुत कारआमद साबित होगा, राइट. सो आम आवाम को इससे फायदा होगा. आपके इंसाफ के नाम के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी बनी, फिर उसकी हुकूमत बन गई है, राइट. सो लेकिन अभी हम दूर हैं काफी एक्चुअल इंसाफ की फराहमी से. तो ये ई कोर्ट्स और ये सारा सिस्टम जो है ये उस तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है. दूसरा ये है कि आपको फिर जज साहब पे या वकील पे हमारे तो जोक्स बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान में या पूरे रीजन में, इनफैक्ट खाली पाकिस्तान में नहीं, कि कभी कोई कहता है कि वकील बिक गया, तो कभी कहता है कि आप जज ही कर लें, वकील करने की क्या जरूरत है. सो वो सब मिसकंसेप्शन, क्योंकि काफी हद तक वो गलत बातें भी हैं, राइट. वो सब चीजें इसी तरह ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होने से ठीक होंगी. जब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, डिजिटल होंगी, रिकॉर्ड मौजूद होगा. एक और बड़ी बात होती है
मैं क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी काउंसिल पे भी हुकूमत की रहा हूँ पिछली हुकूमत से, और कंप्लेंट्स देखी हैं, इश्यूज खासतौर पे लीगल साइड पे। तो एक बड़ा ये है कि वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान में केस के फॉलोअप के लिए अपने वकील से पूछते हैं, वो कहते हैं हाँ जी हमने जवाब दाखिल करा दिया, राइट, ये कर दिया, और टाल मटोल करते रहते हैं। बात ये है कि जब आपका डिजिटल सिस्टम होगा और उसमें ई नोटिस या आपके SMS और बाकी हर आपकी फाइलिंग हर चीज का लिंक्ड होगी, तो आपके क्लाइंट को भी फौरन पता चलेगा हाँ हमारे क्लाइंट ने आज सुबह जमा करानी थी चीज, वो उसने करा दी है, या कुछ और हुई है, या आज तारीख थी, आपके वकील कह देते हैं जी हाँ मैं पेश हुआ था, पेश वो नहीं हुआ होता, उसके जूनियर का कई दफा या साथ वाले चेंबर वाला पेश हुआ होता है, राइट। सो जब आपकी ये चीजें होंगी तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कौन पेश हुआ था हियरिंग के अंदर, राइट। सो फ्रॉम कॉमन मैन पर्सपेक्टिव देखें इसकी प्रैक्टिकल जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, राइट। हाँ, फिर ये किसी ने बड़ा अच्छा सवाल ये किया है कि जी क्या बार काउंसिल ट्रेनिंग करेंगी या इसके अंदर क्या होगा। तो बार काउंसिल तो ट्रेनिंग करेंगी यार, बात ये है कि बार काउंसिल के पास कौन सा अरबों का फंड है, राइट। आपके पास जो पहले एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम आए उससे क्या हो गया, वो भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, कोई शायद बिल्डिंग्स और कुछ बेसिक ऑटोमेशन हुई है, कुछ नहीं हुआ। ये काम चीजें सिर्फ तब ठीक होंगी जब हम सेल्फ हेल्प बेसिस पे खुद जो 1.5 लाख की हमारी लीगल कम्युनिटी है खुद इस पे एक्शन ले। ये जिस तरह अभी आप कानूनदान के थ्रू ज्यादातर डिस्कशंस नहीं कराते, आप लीगल चीजों के ऊपर वेबिनार्स और इंफॉर्मेटिव सेशंस कराते हैं। इसी तरह और बहुत लोगों ने शुरू कर दिया है, हमारे वो जूनियर्स कराची की लड़कियां हैं, उन्होंने अदल और सेहत के नाम से कुछ शुरू किया है, वो हेल्थ और लॉ रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर करा रही हैं, और मुख्तलिफ आ रहे हैं। इस तरह कल को हमारे जिशान में मलिक वो अपना TLM कराते हैं, इसी तरह फहद सिद्दीकी चाइल्ड कस्टडी और उस तरह के मैटर्स के ऊपर। तो ये जो है ये इसी तरह टेक्नोलॉजी को यूज करने की ट्रेनिंग भी हमें ही करनी होगी। आई एम श्योर कि हम एज कोटिंग द लॉ कानूनदान इंसाफ कैंप तो जरूर करेंगे, राइट, और हाईएस्ट क्वालिटी और स्टैंडर्ड पे करेंगे। We're not sponsored by anyone. I wish like somebody would sponsor us also. लेकिन ये हम सबका फर्ज है, we have to give back and ensure कि, और ये इक्वल प्लेइंग फील्ड तभी बनेगी जब सबको आना है। ये अपने तक टेक्नोलॉजी को रखने की या ये चीज एक्सेस जो है ना उससे बात नहीं बनेगी, राइट। यू विल हैव टू ओपन अप, और जो अच्छा टैलेंट है वो सामने आएगा और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। अभी आपका हो सकता है कि सक्खर के अंदर बहुत अच्छा वकील मौजूद हो बट वो कराची का काम ही नहीं करना चाहता, इसी तरह मुल्तान के बहुत अच्छे कई वकील होंगे वो लाहौर नहीं पेश होना चाहते, लेकिन अगर ई हियरिंग्स और ई फाइलिंग और सब कुछ होगा तो एक अपॉर्चुनिटीज दूसरे शहरों के लिए भी क्रिएट होंगी। आपके सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद सेंटर बन के नहीं रह जाएंगे लीगल प्रोफेशन के भी, और उनका अर्बनाइजेशन, सिटी प्लानिंग, एनवायरनमेंट, मतलब इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनका इसका क्रॉस कटिंग इम्पैक्ट है इन चीजों का। तो ये सब कुछ हमें देखना चाहिए। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म या एक डर जो है एक एवोल्यूशन से या चेंज से, उसकी वजह से हमें रुक नहीं जाना चाहिए। And it's not just about people in other cities or smaller cities. It's about like people in different age groups, people in different genders, people in different urban और rural settings. इस तरह सबको ही फायदा होगा। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ कोर्ट जाती ही नहीं है इसलिए because the माहौल is not very suitable at all. I left practice like I think almost 10 years ago because of the same reasons. And it's not fair to say कि courts का तो ऐसा ही माहौल है, so you should develop a thick skin. We have a reasonable expectation from the state or the courts to provide us a safe working environment. उसमें यही है कि I was very happy to see जो survey में there were at least 3 women over 50 years of age who were, at least a couple of them were partners as well. Or I'm sure they have their responsibilities at home and they're managing a good work life fit. और उनके बड़े अच्छे responses थे कि किस तरह इसमें bottlenecks को identify कर सकते हैं और किस तरह इसको बेहतर बना सकते हैं. So that was very encouraging to see. But a lot of young women that we see, उनको अगर शुरू में ही आप discourage कर दें कि लड़कियों के लिए तो ये प्रोफेशन ही नहीं है, कोर्ट कचहरियों में कहाँ आप चक्कर लगाओगे, ऑफिस वर्क कर लो या you will just get harassed. तो वो I think e-courts kind of take that sting away from the regular I court think system. मैं इसको इस तरह कहूँगा कि democratization of legal practice
वो होनी ज़रूरी है, और वो इसी तरह होगी, राइट। इसी तरह अक्रॉस द कंट्री लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। और देखें, हम अभी डिजिटल या लीगली डॉक्यूमेंटेड सोसाइटी होने की तरफ जा रहे हैं, राइट। अब आपकी स्टैंप्स भी कई जगहों पे डिजिटल स्टैंप्स आपको मिलने शुरू हो गए, या कम से कम आप अप्लाई कर सकते हैं, ई या ले सकते सिग्नेचर्स भी हैं विद हैं सिग्नेचर। SECP। बिल्कुल, जी वो भी चीज आ रही है। तो वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। लीगल प्रोफेशन में लॉयर्स को, और जो नए आएंगे प्रोफेशन में, उनके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। और हमें इसी तरह जुडिशरी में भी डिफरेंट अप्रोच के लोग चाहिए होंगे, एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, जो चीजों से, इन मामलात को बेहतर तरीके से डील कर सके। बिल्कुल। Yes, so just to बल्कि add to that, इसमें अगर मैं जी 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 yeah, अनुष्का। so even in the judiciary, I don't want to sound like an ageist, but like by law, judges are required to be of a certain age. So वो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, I don't think it's very practical for them also to keep appearing in courts and keep going through that same rigorous routine every single day for so many hours. Agar if a judge is comfortable hearing a case from the comfort of his own chamber or office, so I think that's very very convenient for them also. फिर इसी तरह है कि इंक्लूसिविटी भी बढ़ेगी इस चीज से. Now we have a lot of people who are differently abled. We have a lot of we have a judge who is not able to see. तो उनको क्या हमें फायदा हो रहा है कोर्ट में वहां पे बिठा के. He can adjudicate the same case through a very streamlined process. बल्कि It's going to benefit. उसमें ही वुड बी अ वेरी गुड एग्जांपल टू गिव हियर कि जिन साहब की हम बात कर रहे हैं, आई हैव अपीयर्ड बिफोर हिम इन द सिविल कोर्ट्स ऑफ लाहौर. सो व्हाट ही डज इज के उनके पास अपना कंप्यूटर है, जो भी फाइल आएगी वो उनके पास उनके कंप्यूटर में जाएगी, और वो उसमें से अपने बकायदा तौर उसके ऊपर आर्गुमेंट्स या जो प्लीडिंग्स होंगी उनको वो सुन पाते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाते. तो उनका जो कंप्यूटर है वो उनको पढ़ के सुना देता है, तो वो उसको सुनते हैं. आर्गुमेंट कोई बंदा करता है, वो उसको सुनते हैं, और अपना जो भी ऑर्डर होता है, ही टाइप्स इट हिमसेल्फ. तो वो टाइप करते हैं, और उस पे से ऑर्डर जारी कर देते हैं. तो एक तरह से अपनी जो डिफरेंटली एबल्डनेस है उसको वो किसी तरह से अपनी अचीव कुछ करने के राह में हायल नहीं होने दे रहे, और टेक्नोलॉजी का सहारा लेके वो उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. So he is one person we know. अब इस तरह के इतने सारे लोग होंगे जो हमें पता ही नहीं है, जो कभी आगे आ ही नहीं सके. जी बिल्कुल. आई रिमेम्बर इन जिस फर्म में मैं काम कर रहा था, कलाम, वहाँ पे अब एक प्रोसिक्यूटर थे. उनका केस, जो सीनियर थे हमारे वहाँ पे, बैरिस्टर हारिस अहमद साहब, उन्होंने एक प्रोसिक्यूटर साहब का केस किया था जो कि नाबीना थे. इसी तरह से एक टीचर थे, उनका केस किया था जो कि नाबीना थे. तो ये इसी तरह से है कि डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं वो हर जगह पे उस तरह से फिर निज़ाम का हिस्सा बन सकेंगे. तैमूर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, देखें, क्योंकि किसी ने सवाल किया और ये कमेंट किया और वैलिड है कि जी ज़्यादा पहले तो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन पे और ई फाइलिंग पे फोकस होगा, और ऐसे ही होना चाहिए. ये चीज़ ओवरनाइट नहीं होगी. आई थिंक जो हम ई हेयरिंग की भी बात कर रहे हैं वो भी इन फेजेस होगी, जिस तरह ऑलरेडी शुरू हो गई है, राइट. अब जजेस और लॉयर्स, हम इंडिया के तो दिल्ली हाई कोर्ट की एक खातून जज ने बल्कि उस पर बड़ा आर्टिकल लिखा है अपने एक्सपीरियंस पे ऑफ ई हेयरिंग्स. सो लिमिटेड केसेस में वो चीज शुरू हो जाएगी. एक कोर्ट्स की जो पहले या एक निज़ाम की हेजिटेशन थी टू टेक पीपल ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, वो अब खत्म होती जा रही है. सो आई थिंक इट विल बी इन स्टेप्स, ये ओवरनाइट नहीं होगा. इसलिए लोगों को बिल्कुल उतना भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ओवरनाइट कल से आपने कोर्ट नहीं जाना और बस कंप्यूटर के सामने बैठ के सारी आपकी प्रैक्टिस चलेगी. ये बिल्कुल नहीं है. बट कुछ देर ये साइमल्टेनियस चलेगा निज़ाम, फिर अलग ये इवेंचुअली डिजिटाइज होगा, राइट, फॉर वेरियस रीजंस. मतलब आप 2 घंटे ज़ाया करने का जाने में कोर्ट्स, जिस तरह शहर बड़े होते जा रहे हैं एंड ऑल दैट, और ट्रैफिक बढ़ रही है, और फिर वहाँ पे बैठ के 3 घंटे अपनी केस की हेयरिंग का इंतजार करने का कोई तुक नहीं है. वकील और लिटिगेंट्स सबके उससे टाइम के यूटिलाइजेशन के और बहुत बेहतर मौके मौजूद हैं, राइट. सो और उससे सबकी कॉस्ट बनती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका ह्यूमन कैपिटल टाइम इज योर मनी, राइट. सो आप वो कहीं और प्रोडक्टिव इकोनॉमिक परसूट्स में आप जब लगाएंगे
तो ऑब्वियसली वो एक इकोनॉमी में ओवरऑल बेनिफिट होगा उसका। अभी तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसिडरेशन तो यही है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग पहले कर लें सो दैट यू डोंट कॉन्ट्रैक्ट कोरोना वायरस। तो वो दैट इज if that doesn't scare people, I don't know what will get them to adopt e-courts. बिल्कुल जी। तो एक हमारा घंटा कंप्लीट हो गया सेशन का जो हमारा टाइम था। तो टुवर्ड्स दी एंड जाने से पहले एक मैं कमेंट कर दूँ और इसी तरह फिर आप दोनों हजरात से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना एक फाइनल कमेंट इस पे दे दीजिए। सो जो बात यहाँ पे करने वाली है वो अल्टीमेटली ये है कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम ये निज़ाम ना आए या नहीं आना चाहिए। जो सारी मिसकंसेप्शंस हैं इनके ऊपर बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया में डिस्कशंस हो चुकी हैं, इसके ऊपर निज़ाम पूरे क्रिएट हो चुके हैं और इट इज़ ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम लीगल सिस्टम ऑफ अब्रॉड जो कि जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई चीज़ जो जो हमारे यहाँ कोई अगर कोई बुरी रवायत है तो उसी को, क्योंकि वो हमारी अपनी रवायत है तो उसी को तो जो बेहतरी दुनिया ने की है हम उनसे देख के कॉपी कर वाली चीज़ें जो है यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं और उससे दुनिया के अगर निज़ाम में बेहतरी हुई है हुआ और उसी तरह से क्या कमी हुई है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी निज़ाम हुआ है तो उसी तरह से हम भी फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ जो एक कमी है वो तौर पे हम कहते हैं कि पॉलिटिकल विल की कमी है तो है तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल विल की ही कमी जब तक नहीं आता, लेकिन क्योंकि लेके आने वाले ये निज़ाम में चेंज जो है वो जजेस होंगे तो उसको हम लीगल विल की भी कमी कह सकते हैं, जुडिशियल विल की भी कमी कह सकते हैं। सो आप लोग अपना कमेंट दीजिए और फिर हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। So I think I'll go next. We can end with our female speaker. मैं इस पे ये कहूँगा, देखें कि हमारी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मुल्क की उसी तरह इस प्रोफेशन की अब हमारी यूथ है, राइट? एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, वो इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं, इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं और उनका यही सिलसिला होगा। सो वील हैव टू अडेप्ट विद दैट, चाहे हम इससे कंफर्टेबल हैं या नहीं है। ये और मैं ये जूनियर लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट से यही कहूँगा, इस चीज़ को लेके चलें। अगर आपको कोई अपने सीनियर्स आपको आपके माइंड में ये डाल देते हैं ना कि नहीं ये चीज़ बुरी है, आप क्लाइंट्स को नहीं मिल सकेंगे कोर्ट्स में, आप प्रैक्टिस नहीं बढ़ा सकेंगे या आप सीखेंगे नहीं, तो ये गलत बातें हैं। आई थिंक अपने डिसीजंस खुद लें इन चीज़ों में। और इंडीड जो हमारे ये एनोनिमस सर्वे का फीडबैक है और जो रिस्पॉन्सेज हैं वो यही शो करते हैं कि overwhelming majority across Pakistan, from places like Badin to Nawabshah to Gilgit-Baltistan and so on, they want digitized courts eventually. और जो अभी तक केस फ्लो मैनेजमेंट और कुछ सिस्टम ऑलरेडी आ चुके हैं बेसिक ऑटोमेशन के, उनको वो देखना चाहते हैं कि वो आगे इवॉल्व करें और इवेंचुअली उसके आपने बाकी सारे फायदे हम सब ने पहले बताए कि क्या क्या हो सकते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे जिस दिन हम एक प्रॉपर डिजिटल पाकिस्तान में होंगे, क्योंकि डिजिटल पाकिस्तान बगैर डिजिटल कोर्ट्स, जुडिशरी और जस्टिस सिस्टम के नहीं हो सकता। ठीक है, ओवर टू यू जी। सो एक हमें कमेंट आया था कि वी आस्क्ड पीपल के उनकी क्या कंसर्न्स हैं विद ई कोर्ट्स। समबडी को कमेंटेड कि कोर्ट जाने की थ्रिल खत्म हो जाएगी। आई थिंक वी आर वे पास्ट दैट पॉइंट नाउ, वी आर इन द मिडस्ट ऑफ अ पेंडेमिक, वी नीड to physically distance ourselves from the judiciary, the courts, the hajoom, the crowds, and we need to make sure that any legal innovative reforms cater to lower costs, less delays, less complexity, and less peace of mind, and more health and well-being for the people themselves, for lawyers as well as clients, as well as judiciary, as well as the court staff. हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज। वो उनके सिस्टम्स इस तरह के हैं कि कुछ प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजीज भी हैं, सिर्फ हमने उसको कॉपी करना है और उसको हम यूज कर सकते हैं। कुछ फीचर्स भी हैं डिफरेंट कंट्रीज से, टर्की के कुछ अच्छे हैं, चाइना इज ऑलरेडी हैज अ प्रॉपर ई कोर्ट सिस्टम। अभी जैसे वकास ने कमेंट में मेंशन किया कि वो ऑलरेडी इट्स पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सो व्हाई कांट वी
sort of formalize it into our own system as well. फिर सिंगापुर का बहुत advanced system है, वहाँ से देखे जा सकते हैं. Dubai, of course, you mentioned, they have a good thing going on. A lot of our lawyers have been studying and trained in the UK. So UK की बहुत सारी वो चीजें हैं जो हम follow कर सकते हैं. उसमें judgments के हिसाब से भी यही है कि a lot of UK universities have started removing very long judgments from their curriculum. तो उन्होंने कहा है कि जजेस प्लीज अपनी जजमेंट छोटी रखें जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें या सिखा सकें. सो आई थिंक ई कोर्ट्स आर जस्ट गोइंग टू sort of streamline the process very, very much and make it very, very speedy and less costly. So concerns sab valid hai, and it was very good to see that a lot of concerns talked about the human element or the human aspect of things, कि लोगों की jobs का क्या होगा या उनको justice किस तरह मिलेगा if they're not able to understand or how they're going about it. So I think our hearts and minds are in the right place. We just need somebody to sort of guide us on the technical aspects and combine, have a winning combination of law and technology, which I think quoting the law is a good place to start from. Thank you. Right. So ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने ई कोर्ट के हवाले से जो चैलेंजेस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ ये निज़ाम लेके आएगा अपने साथ, जो मसाइल होंगे, उन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस करने की इसमें कोशिश की है. आप लोगों की जो क्यूरीज़ हों वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए. हमने एक सर्वे किया हुआ है कोटिंग द लॉ से भी और द लीगल डायरी से भी और इंसाफ कैंप के तीनों पेजेस के ऊपर वो अवेलेबल है. आप अपना जो उसमें आपके ख्यालात हैं उनका इजहार कीजिए और उसमें जो अपनी सजेशंस हैं वो दीजिए ताकि एक कम्प्रीहेंसिव उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की जा सके. आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो इस थ्रू द सेशन हमारे साथ बने रहे. और तैमूर साहब आपका शुक्रिया, अनुषा आपका शुक्रिया और मैं खुद तो मौजूद हूँ. तो इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के सेशंस आते रहेंगे और कोशिश होगी कि आप लोग साथ दें और हम आप तक पहुँचाएं और निज़ाम में इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से तब्दीली आए. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Anusha. Thank you, Salman.